नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बाद अब रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इसमें आप 30 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं। इसके बाद इसका सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। रोलेक्स रिंग्स ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के निर्माण के क्षेत्र में काम करती है और ये कंपनी राजकोट गुजरात में स्थित है। मार्केट में इस साल 2021 में आने वाला ये 29वां आईपीओ होगा। रोलेक्स रिंग्स ने इस आईपीओ के जरिए 731 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी और इसके एक शेयर का प्राइस बैंड 880 से 900 रुपये फिक्स किया गया है और इसमें 56 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इश्यू होंगे और साथ ही ऑफर फॉर सेल के अंतर्गत रिवाइंडल पीएलएलसी के द्वारा 75 लाख इंक्रीमेंट स्टॉक शेयर बेचे जाएंगे। आईपीओ के लिए 16 शेयरों का एक लॉट होगा और कंपनी के अनुसार इन नए शेयरों से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल वो वर्किंग कैपिटल की लॉन्ग टर्म ज़रूरतों और कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। रोलेक्स रिंग्स कंपनी गुजरात के राजकोट में स्थित है। यहाँ इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं और कंपनी 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइन और रेलवे जैसे सेक्टरों के लिए कुल पुर्जे बनाती है और साथ ही रोलेक्स रिंग्स दूसरे देशों में भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की सप्लाई करती है। रोलेक्स रिंग ने इस आईपीओ के लिए इक्वेराइज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड बुक रिंग को अपना लीड मैनेजर नियुक्त किया है। और वहीं खबर अब हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है और कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ ने बुधवार को ये जानकारी दी है। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मुखैता ने बताया कि लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई है और इस बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई और जबकि 10 लोग लापता हो गए हैं। साथ ही चंबा जिले से एक अन्य व्यक्ति के लापता होने की भी सूचना मिली है और उन्होंने बताया कि मंगलवार रात करीब 8 बजे लाहौल के उदयपुर में बादल फटा और मजदूरों के 2 तंबू और एक निजी जेसीबी पानी में बह गई। और वहीं जम्मू कश्मीर निवासी 19 वर्षीय श्रमिक मोहम्मद अल्ताफ घायल भी हो गया। अल्ताफ को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दलों को लापता लोगों की तलाश के लिए भेजा गया है, लेकिन पानी के तेज बहाव ने मंगलवार रात तलाश अभियान को बाधित किया और उन्होंने बताया कि तलाश अभियान बुधवार सुबह फिर से शुरू किया गया। और उन्होंने आगे बताया कि चंबा में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई और चंबा पठानकोट मार्ग पर चानोट तहसील में एक जीसीबी हेल्पर बह गया और वहीं पुलिस और दमकल के दल तलाशी अभियान चला रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है और जिसके चलते अब तक संसद की कार्रवाई बाधित रही है। आज सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले कई विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मीटिंग की और विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की आगे की रणनीति पर चर्चा की और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अलावा शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की डीएमके के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि सदन चले और वहां पेगासस मामले पर चर्चा हो। पेगासस मामले की जांच कई देशों में हो रही है तो बीजेपी इसकी जांच अपने देश में क्यों नहीं कर रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जांच करवानी चाहिए। लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस देंगे और राहुल और विपक्षी नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता पेगासस जासूसी मामले को लेकर बुधवार को लोकसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव नोटिस देंगे। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला किया था।
और संसद भवन में मंगलवार को हुई बैठक में राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना के अरविंद सावंत, डीएमके नेता टीआर बालू और कन्निमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, बीएसपी के रितेश पांडे और माकपा के एएम आरिफ और एस वेंकटेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और आरएसपी के एनके प्रेमचंद शामिल हुए। और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अरविंद सावंत, सुप्रिया, ये तमाम कुछ नेता बुधवार को पेगासस जासूसी मामले पर कार्य स्थगन का नोटिस भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूपी के सांसदों की बैठक दिल्ली में 28 और 29 जुलाई को होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल के शामिल होने की संभावना है। और वहीं 28 और 29 जुलाई को 3 अलग अलग क्षेत्रों की बैठक होगी। और बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी और प्रदेश में चल रहे अभियानों की चर्चा होगी। इसके अलावा संगठनात्मक रूप से इससे कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और पहले दिन यानी आज ब्रज पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया है, और जबकि अगले दिन यानी गुरुवार को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक तय की गई। और वहीं सूत्रों की माने तो सांसदों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्रों के विधायकों का फीडबैक लिया जाना है और किस क्षेत्र में विधायक की कैसी पकड़ है, कोरोना संकट के दौरान कौन सा विधायक कितना एक्टिव रहा, किस किस ने अपने बयानों से सरकार की किरकिरी करवाई, इसके अलावा पंचायत चुनाव में किसने पार्टी विरोधी गतिविधियों की है और उनकी भी जानकारी ली जाएगी। बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पार्टी इस बार कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, जिसमें वे पार्टी विरोधी गतिविधियां अपना रखी है, उनके टिकट पर विचार करने की बात हो रही है। क्षेत्र में काम की लोकप्रियता के आधार पर ही मौका दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके साथ ही पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी पार्टी अभियानों से जोड़कर उनका भी उपयोग करते हुए गांव और ब्लॉकों में उनके नेटवर्क का लाभ कैसे लिया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा हो रहे जातीय सम्मेलन की काट या उसी तर्ज अन्य कोई विचार गोष्ठी कराने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। और इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के एमपी शामिल होंगे। ग्यारह बजे ही बसवराज बोम्मई के ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली और उन्हें राज्यपाल तावरचंद गहलोत ने शपथ दिलवाई है। और शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के कई और बड़े केंद्रीय और राज्य के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ते ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन बीते दिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक एंटनी बिल्कन अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मिलने के लिए निकले हैं और वहीं इसके बाद बिल्कन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद एंटनी पहली बार भारत आए हैं और इस दौरे के पीछे असल कारण आतंकियों की फंडिंग समेत सीमा पर आतंकवाद को पाकिस्तान की ओर से दिए जा रहे बढ़ावे को लेकर चर्चा मुख्य बताया जा रहा है। और वहीं बिल्कन के साथ मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ अगस्त महीने में अमेरिका का दौरे पर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को लेकर भारत अमेरिकी प्रशासन पर दबाव डाल सकता है। छात्रों, कारोबारियों समेत उन लोगों की यात्रा को लेकर बात की जा सकती है जिनका परिवार दूर रहता है। इसके अलावा दवाओं की आपूर्ति मुद्दा, कोरोना वायरस संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण दुनिया में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इस बीच कई देशों ने यात्रा पर भी पाबंदियां लगा रखी है और इस बीच सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों में जाने वालों के लिए 3 साल की यात्रा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। और एक अनाम आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि कुछ सऊदी नागरिक जिन्हें मार्च 2020 के बाद मई में पहली बार अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें यात्रा नियमों का उल्लंघन किया था। और अधिकारी ने कहा जो कोई भी इसमें लिप्त होगा वो वापसी पर कानूनी जवाबदेही और भारी दंड के अधीन होंगे और 3 साल के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। और वहीं अधिकारी ने आगे कहा कि आंतरिक मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि नागरिकों को अभी भी सीधे या किसी अन्य देश से इन देशों या किसी अन्य देश में यात्रा करने का प्रतिबंध है जो अभी तक महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाया है या जहां नए तनाव फैल रहे हैं। और वहीं लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े खाड़ी राज्य ने मंगलवार को 1379 नए कोरोना केस दर्ज किए हैं, जिससे कुल मामले बढ़कर 5,20,774 हो गए और अब तक 8,189 मौतें हुई हैं। और इसमें देखा है कि दैनिक संक्रमण जून 2020 में 4,000 के ऊपर के शिखर से जनवरी की शुरुआत में 100 कैसे तक नीचे कैसे आ गया। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा के एक गांव में बादल फट गया। जिले के सुदूर गांव में बुधवार तड़के बादल फटने की घटना से 30 लोग अधिक लापता हो गए और वहीं 8-9 घर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं और घटना में अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम घटनास्थल पर भेजी गई है। भारी बारिश की वजह से नेटवर्क भी ठप हो गया और जम्मू में जुलाई महीने के अंत तक और अधिक बारिश होने का अनुमान जताया गया, जिसके चलते किश्तवाड़ के अधिकारियों के जलाशयों के निकट रहने वाले और फिसलन वाले क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और जिला प्रशासन ने मंगलवार रात को जारी एक परामर्श में कहा था कि मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ सकता है और उनके निकट रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दिला दी, लेकिन साथ ही मौसम को भी सुहाना बना दिया
और वहीं मौसम विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। और वहीं एक और जहां बीते दिन और आज हुई तेज बारिश ने उमस को झेल रहे दिल्ली वासी को राहत दी है, तो वहीं दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक आनंद विहार, सरिता विहार, आईटीओ समेत कई इलाकों में जल भराव के चलते भारी ट्रैफिक का लोगों ने सामना किया है और साथ ही जल भराव के कारण सड़क किनारे लगी दुकानें पूरी तरह प्रभावित होती दिखी। और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो साल 2013 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। और वहीं बताया जा रहा है कि बीते एक दशक में ये तीसरी बार है जब 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई हो। मौसम विभाग ने आज भी तेज़ बारिश का अनुमान लगाया है और विभाग ने तेज़ बारिश के आसार को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन कोरोना संक्रमण से 97.4% प्रोटेक्शन देती है और अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच के लिए की गई एक स्टडी में ये दावा किया गया है। इस स्टडी में 3,235 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था और हेल्थ केयर वर्कर्स में से 2,480 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, जबकि 755 एक डोज ले चुके थे। इन पर भी की गई स्टडी में पता चला कि टीकाकरण के बाद कोविड-19 संक्रमण मामूली रहा और इससे गंभीर बीमारी नहीं हुई। स्टडी के मुताबिक महिलाओं में संक्रमण का अनुपात 1.84 गुना अधिक था और इसमें बताया कि ये अधिकता मुख्य रूप से नर्सिंग कर्मियों के रूप में मरीजों की देखभाल में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण थी। संक्रमण की संभावना मेडिकल और नर्सिंग कर्मियों में पैरामेडिकल, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी की तुलना में ज़्यादा थी। स्टडी में सामने आया कि 3,235 टीकाकरण वाले हेल्थ केयर वर्कर में से 2.63% अध्ययन अवधि के दौरान टीकाकरण के बाद कोविड-19 वायरस से संक्रमित हुए। और वहीं अध्ययन में यह भी कहा गया कि इनमें से 76.5% फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और 23.5% आंशिक रूप से टीकाकरण करवा चुके थे और वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन रेट 97.4% थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़े हैं। 5 दिनों बाद 40,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,654 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 640 संक्रमितों की कोरोना के चलते जान चली गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 41,678 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,336 एक्टिव केस बढ़ गए। और वहीं महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,84,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,22,022 लोगों की मौत भी हो चुकी। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,06,73,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम हो गई है। कुल 3,99,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 जुलाई तक देश भर में 44,61,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 40,02,000 टीके लगाए गए। और वहीं ICMR के अनुसार अब तक 46,09,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 17.36 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिव रेट 3% से भी कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मंत्रियों को नसीहत दी है। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का निजी सचिव बताकर ट्रांसफर कराने के नाम वसूली करने जैसे मामले सामने आना ठीक नहीं है।
ऐसे लोगों से बचकर रहें। दरअसल प्रोफेसर से ट्रांसफर के नाम पर वसूली करने वाले एक व्यक्ति शैलेंद्र पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी खुद को मोहन यादव का निजी सचिव बताकर अफसरों और कर्मचारियों को तबादला करवाने का झांसा देता था। इस मामले का पता तब चला जब एक महिला प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निजी सचिव विजय बुधवानी से फोन पर संपर्क किया और उन्होंने अपने ट्रांसफर को लेकर बात की। प्रोफेसर ने कहा कि वो ट्रांसफर कराने के लिए शैलेंद्र पटेल को 75,000 रुपये भी दे चुकी हैं और विजय बुधवानी ने प्रोफेसर को बताया कि शैलेंद्र नाम का कोई व्यक्ति मंत्री का कोई सचिव नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उधर बुधवानी ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत कर दी थी। और मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों को अपने स्टाफ से सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले भी मंत्रियों को निर्देश दे चुके थे कि अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर में पारदर्शिता बरतें और इसकी प्रक्रिया गाइडलाइन के मुताबिक होनी चाहिए। और उन्होंने कहा तबादलों में गड़बड़ी करने वालों पर भी पैनी नज़र बनाए रखें। मुख्यमंत्री का इशारा मंत्रियों के स्टाफ की तरफ था। हेल्थ एक्सपर्ट ने संभावित तीसरी लहर के लिए एडवांस तैयारियां की हैं। आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा चपेट में ले सकती है। ऐसे में रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में 24 घंटे 7 दिन चलने वाले बच्चों के अस्पताल की व्यवस्था की गई है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर नीलम मजोरकर ने ये दुआ करते हुए कहा कि ऐसी नौबत ही ना आए कि बच्चों को यहाँ लाना पड़े। और उन्होंने आगे कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे बीमार पड़े, मैं भी नहीं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधा देना हमारा फर्ज है। जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल की टीम ने इस अस्पताल को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है और इस वक्त हम यहां आम बीमारियों का उपचार शुरू कर चुके हैं। 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुए इस अस्पताल में अब तक 100 से अधिक बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिली है। अगर कोविड की तीसरी लहर में ज़रूरत पड़ी तो इसे कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब से कोरोना संबंधित बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और वहीं बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटों में 45 मरीज सामने आए और साथ ही करीब 120 दिनों के बाद राज्य में संक्रमण की दर 13% से गिरकर 0.13 पर आ गई। और वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में अब तक 1,19,78,000 नमूनों की जांच हुई, जिसमें से 5,98,822 रिपोर्ट पॉजिटिव दर्ज हुई है और वहीं 5,82,018 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और वहीं 583 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन 12 ऐसे मरीजों को चिन्हित किया है जो गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखे गए और वहीं 75 ऐसे मरीज हैं जिनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिस कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। और वहीं राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या पर नजर डालें तो यह आंकड़ा 16,280 को पार कर गया। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए